नमस्कार दोस्तों। मैं आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से योगेंद्र सिंह। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है पीसीएस और आईएएस एग्जाम के लिए, जिसमें कि हम लोग इस समय कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन जो है केवल दृष्टि भेद है, जो कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लिखित और अलिखित संविधान। इसको हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोर्स से, कि स्रोत के अनुसार लिखित और अलिखित। अब उसी में अगला भाग जो है वो हम लोग देखेंगे शक्तियों की विभाजन की दृष्टि से क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वर्गीकृत किया जा सकता है। शक्तियों की विभाजन की दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशन को दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला परिसंघीय संविधान और दूसरा एक एक संविधान। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, शक्तियों का विभाजन से सीधा सीधा आशय है कि गवर्नमेंट अगर एक होगी, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है, उसमें शक्तियों के विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता है। बांटेंगे किसके बीच में जब गवर्नमेंट ही एक ही है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसको बोला जाता है सिंगल सुप्रीम गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें केवल एक ही गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट। जब सरकार ही एक ही है तो उसमें जो है शक्तियों के विभाजन का प्रश्न उठता ही नहीं, एक ही गवर्नमेंट होगी। हाँ, ऐसी गवर्नमेंट अपनी सहायता के लिए सहायक सरकारों की स्थापना कर सकती है, और ये सहायक सरकारें जो होगी वो सेंटर गवर्नमेंट की एजेंट की तरह कार्य करेंगी। लेकिन परसंघीय संविधान में ऐसा नहीं। परसंघीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। जहां पर शक्तियों के विभाजन की बात आ जाए वहां पर यह समझ लेना चाहिए, बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। यहाँ पे जो परसंघीय संविधान हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे या फिर अमेरिका का उदाहरण देंगे, वहां पे क्या है कि एक से ज्यादा सरकारों की स्थापना की गई है। अगर एक से अधिक सरकारें हैं और चुनी हुई सरकारें हैं तो उनमें शक्तियों का विभाजन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोनों ही स्तरों पर सरकारें क्या है, निर्वाचित हैं। दो स्तरों वाली सरकार की जो स्थापना करें, ऐसे संविधान को हम लोग परसंघीय संविधान कहेंगे। और अगर एक ही स्तर की गवर्नमेंट है तो ऐसे संविधान को हम लोग एक एक संविधान के नाम से जानेंगे। शक्तियों का विभाजन आवश्यक है, क्यों? क्योंकि अगर सरकार की स्थापना हो रही है या कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को जन्म दे रहा है, तो जन्म देने के बाद किसी को भी, चाहे वो संस्था हो या व्यक्ति हो, जन्म देने के बाद शक्ति देना आवश्यक है। शक्ति इसलिए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इसलिए परसंघीय संविधान में दो सरकारों की स्थापना की गई और दोनों सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किस सरकार की ओर ज्यादा है, किसकी ओर कम है, ये एक अलग विषय है, लेकिन शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूएसए, और दूसरा है इंडिया, अपना भारत। यूएसए का जो संविधान है और भारत का संविधान है, दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों में एक से अधिक गवर्नमेंट की स्थापना की गई है। लेकिन गवर्नमेंट की स्थापना करने की जो प्रक्रिया है वो दोनों देशों में अलग अलग है। इसलिए परसंघीय संविधान दोनों में देशों में थोड़ा सा डिफरेंस लिए हुए है। जैसे कि यूएसए के संविधान में है, तो दोनों देशों में अंतर यह है कि यूएसए जो बना हुआ है, जैसे कि लिखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो इसके स्टेट थे ये पहले अलग अलग राज्य थे, अलग अलग देश थे। इन देशों ने मिलकर एक संयुक्त राज्य बनाया, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से बोला जाता है। तो क्योंकि ये परस्पर संधियों का परिणाम था। भारत में क्या है कि ऐसा नहीं है कि परस्पर संधियों का परिणाम था। ठीक है, दोनों देशों में यही डिफरेंस है, इन्होंने आपस ही समझौता किया सभी राज्यों ने और एक सम्मिलित राज्य बना लिया, संयुक्त राज्य। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सहमत थी तो ठीक है, नहीं सहमत थी तो भी ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब एकीकरण किया था भारत का, तो एकीकरण इच्छा हो तो भी ठीक है, इच्छा नहीं हो देशी राष्ट्रों की तो भी मिलाया गया। संधि या समझौता नहीं हुए। एक ही से हुआ था जम्मू कश्मीर से, उसका मुद्दा अभी भी क्या है, पेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। यहाँ जो है भारत में ये अलग नहीं हो सकते हैं राज्य। अमेरिका में प्रावधान था कि अलग हो सकते हैं, एक्चुअली में हुए नहीं। एक बार एक किसी राज्य ने अलग होने की कोशिश की थी, तब वहां पे इब्राहिम लिंकन थे, उन्होंने क्या किया था, सेना भेज दिया, तो कहा कि एक बार सम्मिलित हो गया तो अलग होने नहीं देंगे।
भारत में ऐसी व्यवस्था शुरू से ही नहीं दी गई थी कि आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन आवश्यक है। तो कम से कम दो स्तर की गवर्नमेंट तो होगी होगी प्रसंगी संविधान में। इसको एक को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाएगा, इसी को नेशनल गवर्नमेंट भी बोल लीजिए, बात एक ही है, या इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल लीजिए, एक ही बात है। जो दूसरी गवर्नमेंट होगी दूसरे स्तर की, उसको बोला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट या फिर यूनिट, इकाई गवर्नमेंट। यहाँ पे देखा गया कि दो स्तरों वाली सरकार की स्थापना की गई। ऐसे संविधान को परसंघीय संविधान कहा गया। परसंघीय संविधान का मतलब अगर निकाला जाए सीधे सीधे कि दो स्तरों की सरकार की स्थापना करने वाला संविधान, ऐसे संविधान को परसंघीय संविधान कहते हैं। जबकि एक स्तर वाली सरकार की स्थापना करने वाले संविधान को एक संविधान बोला जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे थे परसंघीय संविधान और एक संविधान, दोनों की विशेषताएं समझ लेते हैं। जैसा कि परसंघीय संविधान में बताया गया कि संविधान, ऐसा संविधान दो सरकारों की स्थापना करेगा। जब दो सरकारों की स्थापना करेगा और शक्तियों का विभाजन होगा तो उनमें विवाद भी हो सकता है। तो उनके मध्य में विवाद ना हो शक्तियों के विभाजन को लेकर, इसलिए ऐसे संविधान को लिखना आवश्यक है कि किसको क्या मिला। अगर किसी भी चीज का बंटवारा होता है, उसको लिखा नहीं जाएगा तो विवाद हो सकता है। तो शक्तियों का जब विभाजन हुआ तो लिख दिया गया कि किस गवर्नमेंट को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो जब संविधान लिखित होगा, तो जैसे हमने बताया था, संविधान की चर्चा की थी लिखित और अलिखित संविधान की विशेषताएं। अब अगर संविधान लिखित है तो लिखित संविधान की सारी विशेषताएं इसमें आ गई। जो सबसे मुख्य विशेषताएं होती हैं, वो पहला ये होगा कि संविधान कठोर होगा। अब लिखित है तो कठोर होना आवश्यक है, ताकि उसमें बार बार बदलाव ना हो सके। बदलाव की प्रक्रिया तो दी गई है, लेकिन वो इतनी आसान है नहीं कि बदलाव इतनी आसानी से हो सके। तो संविधान कैसा होगा? कठोर। और सर्वोच्च होगा। अगर कठोर है तो सर्वोच्च होना तय है, बार बार बदलेगा नहीं। जब बदलेगा नहीं तो जो है उसी को सब लोग मानेंगे। तो दो फीचर याद रखने की जरूरत है कि अगर संविधान लिखित है तो कठोर होगा, और ऐसा संविधान सर्वोच्च भी होगा ही होगा। इसको अगर देखा जाए कि एक ही गवर्नमेंट जहाँ पे होती है, एक एक सरकार होती है, या एक एक संविधान होता है जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट की स्थापना होती है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट के पास सारी शक्तियां होती हैं, इसलिए उस गवर्नमेंट की शक्तियों को लिखा जाए या ना लिखा जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक ही गवर्नमेंट है, उसी को सारी शक्तियों को एंटरटेन करना है, तो लिखना आवश्यक है नहीं। एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक एक संविधान है और संविधान नहीं लिखा गया है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन नहीं हुआ तो कोई विवाद है ही नहीं या होगा ही नहीं। दूसरी चीज परिसंघीय संविधान की, स्वतंत्र परिसंघीय न्यायालय, परिसंघीय न्यायालय। और इसमें मुख्य रूप से फोकस किया जाता है स्वतंत्रता पे। स्वतंत्र तो किससे स्वतंत्र होगा? ठीक है, कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया कि परिसंघीय न्यायालय की स्थापना की गई तो स्वतंत्र परिसंघीय न्यायालय लिखा गया, तो किससे स्वतंत्र होगा? स्वतंत्रता का मतलब है दोनों सरकारों से स्वतंत्र, केंद्रीय सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों सरकारों से स्वतंत्र होगा। क्यों? क्योंकि ये परिसंघीय न्यायालय है, ये शक्तियों के विभाजन संबंधी विवाद को सुलझाएगा, सुनवाई करेगा। अगर उनसे स्वतंत्र नहीं होगा किसी गवर्नमेंट से, तो उसी के पक्ष में निर्णय देगा। न्यायालय का मतलब होता है न्याय करना, न्याय तभी करेगा जब किसी का दबाव होगा नहीं। तो स्वतंत्र परिसंघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ताकि ऐसा न्यायालय दोनों सरकारों के मध्य अगर कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे विवाद का निपटारा कर सके। ठीक है, ऐसे संविधान में, परिसंघीय संविधान में दोहरी नागरिकता की बात की गई। एक तो राज्य की नागरिकता और दूसरी सेंटर की नागरिकता। नागरिकता का मतलब ही होता है सरकार का शासन। तो एक व्यक्ति पर या एक नागरिक पर दो सरकारों का शासन दोहरी नागरिकता को जन्म देता है। भारत में परिसंघीय संविधान तो है, लेकिन क्या दोहरी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता भारत के संदर्भ में नहीं है। भारत में ये सिंगल सिटीजनशिप है, एक ऐसी नागरिकता दी गई है। जबकि अभी अमेरिका के संविधान की हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे इन सारी चीजों के अलावा क्या है? दोहरी नागरिकता है। क्योंकि वहां का जो संविधान है वो राज्यों की सहमति से बना हुआ है। ठीक है, तो राज्यों की अपनी आइडेंटिटी है, और अमेरिका जो बना हुआ है सबको मिला के उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। दोनों आइडेंटिटी शो करते ही वहां की नागरिकता, एक राज्य की और दूसरा सेंटर की। यहाँ पे क्या है? भारत में नागरिकता एक ही है, सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। ऐसा करने के पीछे कारण है। जिन लोगों ने संविधान बनाया बड़े बुद्धिमान लोग थे।
भारत में एकहरी नागरिकता का उद्देश्य, जुड़वां उद्देश्य, 2 उद्देश्य है कि भारत के लोगों की गरिमा सुनिश्चित करना, देश में भावनात्मक एकता हो। दूसरा, भारत में एकता और अखंडता ये ना अक्षुण्ण होने पाए, अक्षुण्ण रहे, टूटने न पाए। भावनात्मक एकता का मतलब ये है कि समस्त देशवासियों को, नागरिकों को लगे कि भारत हमारा है, सारा भारत हमारा है। सब में एकता हो, चाहे वो यहाँ केरला का हो, जम्मू कश्मीर का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, गुजरात, यानी कि चारों तरफ सभी लोगों को लगे कि संपूर्ण भारत क्या है हमारा, क्योंकि नागरिकता क्या है, भारत की है, किसी राज्य की है नहीं, तो उसको लगेगा व्यापक रूप से भावनात्मक एकता होगी। जबकि दोहरी नागरिकता में क्या होता है कि राज्य का भी हस्तक्षेप हो जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमको नागरिकता दे रही है, सेंटर की है हमको दे रही है, तो इसमें क्या होता है, विभाजन हो जाता है। ऐसा ना हो, अखंडता बनी रहे, एकता बनी रहे, इसलिए भारत में क्या किया गया है, दोहरी नागरिकता ना देकर एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि परिसंघीय संविधान और एक संविधान की विशेषताएं जो हैं अलग अलग देशों के हिसाब से दी गई हैं। भारत के संदर्भ में हमने विशेषताएं देखी, यूएसए का उदाहरण लिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ पे एकहरी नागरिकता, एक संविधान की व्यवस्था है, ऐसा भी देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग संविधान के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे। अनुच्छेद 1 से लगा के 395 तक सारे अनुच्छेद इसी तरह एक एक करके डिटेल में समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। थैंक यू। लेक्चर बढ़िया लगा हो, इसकी इंफॉर्मेशन बढ़िया लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।